गुजरात में सांगी की यात्रा पर हम लोग अभी डरते हुए सहमे हुए से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से अगले ही मोड़ पर अरे ये क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, यूट्यूब चैनल दुनिया रंग बिरंगी से। दोस्तों, हम सुन रहे हैं गुजरात के गांधी धाम से सांगी की यात्रा। दोस्तों, मैंने पिछली बार दो भागों में इसी कहानी को रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाया है। उम्मीद है आपने सुनी होगी। अगर आपने सुनी होगी उस कहानी को और सुनेंगे तभी आप इस कहानी का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि गुजरात के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार होते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारी उस दिन की यात्रा करने की जो शुभ दिन होता है वही ख़राब था कि इसी वजह से हमें ऐसा एक ड्राइवर मिला। जो पहले तो 2 ड्राइवर इनकार करते रहे और जो तीसरा ड्राइवर मिला उसके साथ हमें यात्रा करनी थी और वो ड्राइवर अपनी ही मनमानी कर रहा था। लग रहा था कि जैसे वो हम उसको यात्रा के लिए ले जा रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से चलेगा, जो कहेगा वही हमको करना है। तो इस तरह से दोस्तों उसने मेन रोड छोड़कर एक दूसरी लंबी दूरी वाली सड़क को पकड़ लिया, जिसको हम जानते नहीं थे। वैसे तो ये पूरी यात्रा ही हमारे लिए अनजान थी, वो ड्राइवर भी अनजान था, गुजरात शहर भी हमारे लिए नया ही था। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने बताया कि जैसे रास्ते में वो डरावनी बातें कर रहा था, उसी समय सचमुच एक लेडी हमें सड़क पे दिख गई और हम डर गए उसको देखकर और सदमे में बैठे हुए हम काफ़ी दूर तक निकल कर आए। लगभग आधा 1 घंटा बीतने के बाद अभी हम अपने आप को स्थिर कर ही रहे थे, अपने मन को समझा ही रहे थे कि चलो शुक्र है वो जो परेशानी थी वो बीत गई और शायद अब हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो सड़क एकदम गोलाई लिए हुए थी, कहीं तो एकदम सीधी दिख जाती थी और कहीं गोल मुड़ जाती थी, तो आगे क्या आने वाला है ये पता ही नहीं चलता था। तो अभी हम लोग स्थिर मन से और बच्चे फिर वापस अपने उसमें लौट के आ रहे थे कि वो मस्ती करें या फिर खुश होकर के यात्रा आगे करके बढ़ाएं, कि तभी दोस्तों सामने हमें एक पुल बनता हुआ दिखा। वो मतलब कभी बन रहा होगा, जो अभी उसका काम बंद पड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ कुछ मज़दूर दिखेंगे, इसी बहाने इतने घंटों के बाद किसी इंसानी चेहरे को हम देखेंगे। लेकिन जैसे गाड़ी आगे गई तो देखा कि पुल का काम बंद है और वहाँ ना कोई मज़दूर है और ना ही कोई औजार। उसी के साथ ही कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी नाव जो अधूरी बन रही थी, कोई बना रहा होगा उसको, वो वहाँ पड़ी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि यहाँ तो कोई समुद्र ही नहीं है, तो इतने बड़े नाव की इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर किसी ने ला के रखा, या फिर कोई बना रहा है तो अधूरा छोड़ के क्यों रखा है। ऐसे में सोच ही रही थी कि ऐसे में सामने एक बड़ी सी पहाड़ी आ गई और वो पहाड़ी बीच में से कटी हुई थी, जिससे सड़क इस पार से उस पार जा रही थी। लेकिन दोस्तों, वो जो पहाड़ी का जो कटाव था वो आमने और सामने तो ऊंचे थे और बीच में एकदम एकदम वो ढलान लिए हुई थी, एकदम नीचे ज़मीन धंसी हुई थी। और उसी से सड़क बनाने वाले ने बिना उसको ऊंचाई को लेवल करे हुए, बिना वहाँ पर कोई मतलब रुकावट या फिर कोई पुल बनाया हुआ, वहाँ से इस पार से उस पार रोड कर दिया था, बना दिया था, जिसमें से उस पहाड़ के एक साइड से बहकर के पानी उसी सड़क से होते हुए दूसरी साइड बह रहा था, जिसने एक नदी का रूप ले रखा था। तो ये पानी को बहते देखकर और उसके पहाड़ के कटाव को देख करके, क्योंकि वो दोनों साइड से ऐसे ढलवा थी और बीच में गहराई लिए हुए थी, जिस कारण ड्राइवर एकदम से अपनी गाड़ी को ब्रेक मारा उसने और गाड़ी रोक दी और बोला कि मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा जी। मैंने बोला भैया क्या बात हो गई? तो फिर कह रहा है खुद ही देख लो सामने, मैं तो ऐसे में अपनी प्यारी गाड़ी को नहीं ले जाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहानी में जिक्र किया है कि वो बार बार अपनी गाड़ी को इतनी अहमियत देता था और इतनी मतलब उसकी बड़ाई करता था, मानो कि हम लोगों के जीवन से ज़्यादा प्यारी उसको गाड़ी थी। और हम लोगों के जीवन को खतरे में डाल करके
वो इस अनजान रोड पर ले आया था जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। और अब यहाँ आकर उसने हाथ खड़े कर दिए और कुछ ही देर में वो गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकल के वो गेट पकड़ के और उसको अपने छत के ऊपर दोनों हाथ रख के वो बोलने लगा कि मैडम, अब चाहे कुछ भी कीजिए आप, मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगा, मेरी गाड़ी अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरी भतीजियाँ, मेरे दोनों बच्चे और मैं खुद भी एकदम अंदर तक हिल गए कि अब इतनी दूर आकर के, जब अब शाम के लगभग 4 सवा 4 का टाइम होगा, ऐसे में यहाँ तक आके और अब यहाँ से वापस लौट के जाना, और वो भी उसी रास्ते से जिस रास्ते पर अभी इसने हमें, वो ना जाने वो सचमुच की औरत थी या सचमुच कोई छलावा थी, वहाँ से अभी निकाल के हमें लाया है और फिर उसी रास्ते से हमको वापस लेके जाएगा। तो सोचिए कि वो कितना डरावना मंजर होगा, जो हमारे दिमाग में जो एक डरावनी तस्वीर बनी हुई थी, वो कितना हमें डरावने वाली होगी और कितना हमको अंदर से वो हिला रही होगी, हम कितने डरे हुए सहमे हुए होंगे। जबकि मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं था, वो मेरी पहली यात्रा गुजरात की, जो अनजान शहर था वहाँ थी, अनजान ड्राइवर था, सब कुछ अनजाना ही था। तो ऐसे में मैं 4-5 बच्चों को लेकर के, सोचिए कि मैं कितना हिम्मत रख सकती थी। तो ऐसे में मैंने बोला भैया प्लीज़ अब यहाँ तक आके ऐसे मत कीजिए। और मेरे बच्चे भी बोले कि अंकल प्लीज़ ऐसे मत करो, गाड़ी आगे लेके चलो, निकल जाएगी गाड़ी आराम से। तो वो बोला कि नहीं नहीं, गाड़ी निकलेगी वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी प्यारी गाड़ी को पानी में नहीं डालूँगा, मेरा इंजन ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरह की बातें करने लगा। तो फिर मैं गाड़ी से उतरी और फिर मैं और मेरी भतीजी हम लोग गए और उस पानी पर जाके चले। हमने देखा कि देखने कितनी गहराई है इस पानी की। तो हमने देखा कि वो सिर्फ़ हमारे पंजों तक ही पानी था, इससे ज़्यादा वो ऊपर तक नहीं आ रहा था, सिर्फ़ पंजों तक ही पानी था वो। और मतलब इस पार से उस पार किसी झरने का पानी रहा होगा, कहीं दूर पहाड़ी पे निकल रहा होगा, जो बह कर के यहाँ तक आया था और उसने अपना रास्ता खोज के वो वहाँ सड़क के ऊपर जा रहा था। मैं तो ये सोच के हैरान थी कि जिसने भी ये रोड बनाया, क्या उस समय ये पानी नहीं होगा क्या? या तो उसको इसके ऊपर कोई पुलिया बनानी चाहिए थी, या तो फिर सड़क को थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए था और नीचे से जगह छोड़ देनी थी पानी जाने की। तो ऐसा ना करके और उसने पानी के ऊपर ही रोड बना दिया था। और या फिर ये भी हो सकता है कि जब रोड बना हो उसमें पानी हो ही ना वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर बनाने वाले ने पानी के ऊपर ही रोड बना दिया, तो अभी तो गर्मी का समय है और बरसात नहीं है, तो पानी अभी पंजे तक ही है, लोग आने जाने वाले आराम से आसानी से चले जाएंगे इस पार से उस पार। लेकिन जब बारिश होगी तो ये नदी तो फुल हो जाएगी। तो अगर कोई हमारी तरह ही भूला भटका अनजाना आकर इस जगह फंस गया, तो फिर कैसे वो मतलब यहाँ से फिर वापस होगा। तो यही से मैं सोच रही थी, बनाने वाले की और बनवाने वाले की, दोनों की बुद्धि को मैं सोच रही थी और समझ रही थी कि किस मन परिस्थिति में उन्होंने ऐसा बनाया। तो यही सब मैं सोच रही थी। फिर मैंने आके उसको रिक्वेस्ट की, मेरी भतीजी ने भी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ अंकल हमें ले चलो उस पार, अब कुछ ही दूर का रास्ता बाकी होगा और अब यहाँ से अब वापस ले जाना चाहते हैं। तो वो बोलता रहा कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता, अब मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूँगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी प्यारी गाड़ी ख़राब नहीं होने दूँगा, मैंने अभी अभी इसको निकाला है। और इन शब्दों को सुनते सुनते तो हम जैसे पक ही चुके थे, लेकिन फिर भी अब हम क्या करते, अब हम मजबूरी में थे और डरे हुए भी थे कि अब करें तो क्या करें। वही बात हो रही थी कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इस तरह से हमारी हालत हो गई थी। हम परेशान थे, एकदम दुखी थे और मैं ईश्वर को मना रही थी कि ईश्वर आखिर किस दिन का मुहूर्त देख करके हमको आज इसके साथ आप ले आए और हमें इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, इस तरह से हमें परेशान कर रहा है। ईश्वर अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए, हमें वापस ना ले जाइए प्लीज़, हमें पहले जहाँ हम जा रहे हैं हमें पहले वहाँ पहुँचाइए कैसे भी करके, प्लीज़ भगवान प्लीज़। हम ईश्वर से सभी मनी में प्रार्थना कर रहे थे कि आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कहाँ तो इतने घंटों से कोई गाड़ी, कोई आदमी, कुछ हमें दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब हम वहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो देव योग से सामने की तरफ एक गाड़ी आके रुकी, वो भी, उसमें भी एक परिवार बैठा हुआ था और उन्होंने भी पानी को और पहाड़ के कटाव को, ढलान को देख के उन्होंने भी उस साइड में गाड़ी रोक दी। तो मैंने इसको बोला कि देखो भैया, वो लोग भी तो आए हैं, अब वो लोग भी इसको पानी को पार करेंगे। तो ये बोले नहीं जी, वो कैसे पार करेंगे, अगर वो पार करते तो वहाँ रोकते ही नहीं, आप देख लो, वो तो अभी वापस चले जाएंगे, ऐसे बोल के। और वो मतलब खुश था
दोस्तों, अगर वहाँ पर दिल्ली जैसी सुविधा होती ओला उबर की, तो यकीन मानिए मैं तुरंत उस गाड़ी को धक्का मारती और ड्राइवर को भी धकेलती कि जा भैया तू अपना रास्ता देख, और मैं तुरंत दूसरी गाड़ी करती और हम दूसरी गाड़ी से अगला आगे का सफ़र तय करते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था, वहाँ ओला उबर चलती ही नहीं थी। यही मजबूरी थी हमारी, इसी मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहा था। तो फिर इतने में ही क्या हुआ कि सामने वाले जो लोग थे वो बाहर निकले। उनमें से जो एक लेडी थी वो बाहर आकर के और पानी तक आई, उसने पानी का गहराई का जायज़ा लिया मेरी ही तरह, और फिर वो वापस गई। फिर वो सब गाड़ी में बैठ गए वापस। तो मुझे भी दिल में ये डर था कि शायद ये लोग वापस चले जाएंगे, और उसने गाड़ी थोड़ा सा साइड से बैक किया। तो एकदम हमारा ड्राइवर उछल पड़ा खुशी के मारे और बोला, देखा मैडम, देखा, देखो वो लोग वापस जा रहे हैं, ऐसे उसने बोला। तो मैंने कहा, नहीं भैया वो वापस नहीं जाएंगे, देखना आप इधर ही आएंगे। तो कह रहे, नहीं मैडम ये हो ही नहीं सकता, वो वापस जाएंगे। तो मैंने कहा, भैया अगर वो लोग इस साइड आएंगे तब तो आप भी ले जाओगे ना उस साइड। तो फिर वो कुछ देर चुप रहा। इतने में वो गाड़ी सामने से धीरे धीरे होके पानी में उतर गई और फिर वो हमारी तरफ को आ गई, और हमारी तरफ आ करके फिर सामने साथ बैठा ड्राइवर, उसने बोला, क्यों, अरे यार डर रहे हो क्या पानी से? कुछ नहीं है, वांदा नहीं, जाओ उस पर, कुछ नहीं है, इतना गहरा पानी नहीं है, आराम से गाड़ी निकलेगी, देखो मैं भी तो निकाल के लाया। ऐसे बोला वो। तो हमारा ड्राइवर बोला कि नहीं, ऐसा वो बोल ही रहा था। तब तक फिर मैंने बोला उसको, सामने वाली गाड़ी वाली को, कि देखो ना भैया, ये हमको उस साइड लेके ही नहीं जा रहे हैं, हम कितनी देर से परेशान हैं यहाँ पर, और हम सुबह से घर से निकले और यहाँ आकर के ये हमको उस पार ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो इतने में वो लेडी बोली, जो गाड़ी में पीछे बैठी थी, शायद वो ड्राइवर की माँ रही होगी। तो वो बोली कि अरे कुछ नहीं होता, लेके जाओ ना आप, मैंने भी देखा पानी में कोई गहराई नहीं है, चाहो तो आप खुद भी देख सकते हो, जाके देखो, जाके कोई गहराई नहीं है, आराम से गाड़ी निकल रही है, लेके जाओ। तो फिर एकदम से वो पहनावे से ही पता लग जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, वो जो अगर शादीशुदा भी हैं तो मांग नहीं भरते, बिंदी नहीं लगाते, इसलिए कुंवारे का और शादीशुदा का पता ही नहीं चलता फ़र्क कि कौन शादीशुदा है और कौन कुंवारा है। लेकिन मैं क्योंकि दिल्ली से थी तो मैंने पूरा सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा रखा था, तो मेरे माथे पर सिंदूर देख के वो लेडी समझ गई कि मैं शायद इस एरिया से नहीं हूँ, और उसने मुझसे पूछा कि आप कहीं बाहर से आए हैं क्या? तो मैंने कहा, हाँ मैडम, हम दिल्ली से हैं। तो फिर बोली, अरे देखिए ये तो मेहमान है हमारे शहर में, तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं, आगे लेके जाइए। तो फिर वो उसका बेटा बोला, ड्राइवर बोला कि भैया अगर आप डर रहे हो तो मैं आपकी गाड़ी उस पार कर दूं। तो उसकी इस बात को सुन के शायद हमारे ड्राइवर को चैलेंज महसूस हुआ, और वो बोला, अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। और ऐसे बोल के फिर वो गाड़ी में बैठा और फिर धीरे धीरे वो गाड़ी को ले गया उस पार। गाड़ी को उस पर ले जाने के बाद बोला, मैडम अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो फिर मैं आपसे पैसा वसूलेगा। तो मैं कुछ नहीं बोली, उस समय मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी कि कौन इसके मुंह लगे। तो फिर उसने फिर वहाँ से किसी तरह गाड़ी निकाली उस पानी से, और तब हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, और हमको बहुत मतलब खुशी, कहिए खुशी तो खैर मैं क्या कहूँगी, लेकिन एक तसल्ली हुई कि चलो ईश्वर की दया से कि आखिर उस पार से इस पार हम आ गए, और अब हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। ये तो एक चमत्कार ही था कि कहाँ तो हमको पूरे सफ़र में कहीं एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल तक नहीं मिली थी, ना कोई बड़ी गाड़ी ना कोई छोटी गाड़ी। और यहाँ जहाँ हमारी गाड़ी फंसी थी वहाँ आकर के अचानक से दूसरी सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है, और वो हमारी मदद के लिए हमारा पक्ष लेते हुए उस ड्राइवर को कन्विंस करती है, और फिर वो उनके कन्विंस करने के कारण ही ये ड्राइवर हमको इस पार लेकर के आया। और अगर नहीं होते वो गाड़ी वाले तो शायद उस दिन हमारी यात्रा अधूरी रह जाती और हमको वहीं से लौटना पड़ता। तो फिर इसके बाद मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आपके इस चमत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आगे की यात्रा आपके हाथ है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। अभी भी दिल्ली दूर ही नज़र आ रही थी, मतलब अभी भी कोई और छोर दिख नहीं रहा था सांगी का। और बढ़ते बढ़ते फिर आधे एक घंटे बाद तो हम लोग शांत ही रहे। फिर उसने खुद ही बातचीत शुरू कर दी, अरे मैडम, अरे बच्चों, अब क्या शांत बैठे हो, अब तो हम पहुँचे नहीं वाले होंगे। लेकिन मुझे जैसे जैसे शाम हो रही थी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात भी हो जाए और ये सड़क है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि इस रात का सवेरा नहीं, ऐसे एक कहानी मैंने कभी
कॉलेज के टाइम में पढ़ा था मनोहर कहानी में, जिसमें एक राहगीर भटक जाता है रात में, और रात के अंधेरे में भटक करके वो मेन हाईवे को छोड़ के दूसरे हाईवे से निकल जाता है शॉर्टकट के लालच में, और रात भर उसको प्रेत परेशान करते हैं। ऐसा उस कहानी में था दोस्तों। तो वही चीज़ मुझे याद आ रही थी और मैं अंदर ही अंदर एकदम हिली हुई थी, डरी हुई थी कि ईश्वर आगे का रास्ता जल्दी ख़त्म करो और हमें मंजिल तक पहुँचाओ। फिर वो ड्राइवर जो था वो बच्चों से बातें कर रहा था, फिर उसने गाने चलाए, और इस तरह से करते करते आखिर में पूरब की तरफ सूरज एकदम अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रहा था। लग रहा था अब नहीं तो तब सूरज ढल जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, कि तभी देवयोग से सामने ही हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था क्या कहते हैं, सांगी 3 किलोमीटर। अब सांगी का नाम सुन करके और देख करके कि 3 ही किलोमीटर है तो बहुत खुशी हुई हमको। फिर कुछ ही आगे गए थे कि एक बड़ा सा गेट आया, उस पर लिखा था सांगी आपका स्वागत करता है। तो हम बहुत खुश हो गए। फिर हम देखा तो वहाँ गेट बहुत ऊंचा और बड़ा गेट था, वहाँ बहुत सारी फ़ौज लगी हुई थी, बहुत सारी फ़ौज थी जो हमको डायरेक्ट जाने नहीं दे रही थी। हमारे ड्राइवर से वो पूछताछ करने लगी, हमारा कार्ड देखने के लिए, चेकिंग करने के लिए हमको रोक दिया गया। कितने सारे पुलिस वाले हमारे आसपास आ गए, फिर हमारी आइडेंटिटी चेक करने के लिए हमारा कार्ड देखने लगे वो, और मैं हैरान परेशान थी। और जब 3 किलोमीटर लिखा था उसी टाइम मैंने उनको उसी समय अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मेरी भतीजी की ननद बोली कि ठीक है बुआ जी, हाँ मेरे हस्बैंड आते ही हैं अभी आपके पास, वहीं मिल जाएंगे, गेट पे ही मिल जाएंगे। फिर वहाँ हम वेट करते रहे, वहाँ 10-15 मिनट हो गया, लेकिन वो हमको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पूछ रहे थे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, पोस्ट ये सब कुछ पूछ रहे थे। तो हमको तो केवल उनका नाम पता था और किस पोस्ट पे हैं ये तो हमें पता नहीं था, घर का नंबर भी नहीं पता था, तो इसलिए हम कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत देर हो गई, तो फिर उन्होंने ही फ़ोन किया। उन्होंने बोला क्या नाम है, तो मैंने बता दिया नाम कि ये नाम है, और उनके फादर का नाम पूछा तो हमने बताया। तो फिर इन्होंने यहाँ से फ़ोन किया ऑफ़िस में, फिर ऑफ़िस से फिर उनको जवाब कुछ मिला होगा, तो उन्होंने फिर हमें कहा ठीक है आप लोग अंदर आइए। और इस तरह से एकदम सीधे सीधे जाना राइट हैंड से, और किनारे किनारे चलना, बीच रोड पे गाड़ी नहीं चलाना, क्योंकि बीच रोड से उधर से सीओ साहब की गाड़ी आने वाली है। तो इस तरह से हमको बोला। तो हम किनारे किनारे चल ही रहे थे, चलते चलते लगभग 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे कि फिर एक गेट आ गया, और वहाँ भी फ़ौज लगी हुई थी। तो वहाँ फ़ौज लगी हुई थी तो मुझे लगा कि हम बड़े गेट से तो निकल के आ गए, तो अब तो ये रोकेंगे नहीं हमें। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने रोक दिया। फिर वहाँ वेट करते रहे, फिर हमने रिश्तेदार को फ़ोन किया, फिर वो 10-15 मिनट के बाद आए और फिर हमको लेकर के आगे गए। जब हम अंदर गए, जब हमने उनको देखा, अपने रिश्तेदार को देखा, तो तब हमारे दिल में शांति हुई कि अब हम मंजिल पे पहुंच गए हैं, अब हम सही जगह पहुंच गए। तब तक अंधेरा भी हो चुका था, शाम के 6:30 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था, लाइटें जल चुकी थी चारों तरफ। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल से आए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे हम चल रहे थे, और चलते चलते दिखाई दे रहा था कि आसपास का जो उनका एरिया है वो कितना सुंदर और कितना हरियाली से भरा हुआ है। फिर हम जब उनके घर पर जाके उतरे तो ड्राइवर ने हमें बोला कि आप चलिए अंदर, मैं सामान लेकर के आता हूँ। और मुझे ये चिंता सता रही थी कि यहाँ अगर होटल नहीं मिला तो मैं इस ड्राइवर को कहाँ रोकूँगी, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है और अब वापस जाना असंभव है। दिन में ही हम इसके साथ डर डर के आए हैं, तो रात को तो मैं बिल्कुल यात्रा इसके साथ नहीं करूँगी बच्चों को लेकर। तो मैं इसी उधेड़-बुन में थी, और फिर भी मैंने उसे बोल ही दिया कि भैया ये घर मेरे लिए नया नया है, रिश्तेदारों का घर है, तो मैं इन लोगों को तो कह नहीं पाऊँगी कि आपको मैं कहाँ रोकूँगी। तो उसने मेरी ये समस्या सुनी, फिर बोला वांदा नहीं मैडम, मैं तो गाड़ी में ही सो जाएगा, गाड़ी में ऐसे चलाऊँगा और आराम से सो जाऊँगा, ऐसे बोला उसने। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो एक समस्या तो ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद वो सामान उतारने के लिए उसने बोला हम मैं ले आऊँगा, आप लोग चलिए। तो घर के पास ही गाड़ी रुकी थी तो हम चले गए अंदर, और जैसे हम वहाँ गए आंगन में ही मेरी भतीजी की ननद मिल गई। उसको देख के हम बहुत खुश हुए, वो भी हमें देख के बहुत खुश हुई। उसको लग रहा था कि हम कहीं खो ना गए हों, और हमको भी यही डर था कि हम कहीं खो गए हैं, पता नहीं हम उसके घर पहुँचेंगे सांगी या फिर अपने गुजरात वापस गांधीधाम पहुँचेंगे, पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ईश्वर की दया से हम मंजिल तक पहुँच चुके थे। फिर हम गए, और इसके बाद उसका पति और ड्राइवर हमारा सामान लेकर के आ रहा था। इतने में ही ना जाने उसने क्या जादू कर दिया था उस हमारे रिश्तेदार के ऊपर
कि हमारा रिश्तेदार एकदम घुल मिल के उसके साथ ऐसे बातें कर रहा था जैसे सदियों से उसको जानते हों एक दूसरे को। फिर सामान लाने के बाद वो भी हमारे साथ ही अंदर ही बैठ गया। हम उसको कह नहीं सकते थे कि भैया आप बाहर बैठो या कहीं बैठो, जब हमारे साथ था तो कैसे उसको कहते। वो हमारे साथ ही बैठा, फिर ठंडा वंडा हमने पिया, पानी वानी पिया। इसके बाद फिर चाय बनी, फिर चाय पीने के बाद फिर वो लोग हमको बोले कि कल आराम से सुबह पूरा कॉलोनी घुमाऊंगी, आप देखना आप लोगों को कितना मज़ा आएगा। तो फिर मैंने बोला उसको कि नहीं नहीं, हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें सुबह ही जाना होगा, तो सुबह ही निकलना होगा। क्योंकि तो बोली नहीं नहीं बुआ, आप आए हो पहली बार और बच्चे पहली बार आए, तो मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, 1-2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैं रुक जाती, लेकिन ये लोग टिकट ही इतने कम समय का लेकर के आए हैं, इनका परसों ही वापसी है, तो जाना तो पड़ेगा ही मुझे सुबह ही। तो फिर बोली अच्छा ऐसी बात है। तो उसके पति ने बोला कि चलो ठीक है भाई, जो थोड़ी बहुत जगह दिखा सकते हैं दिखा देते हैं आप लोगों को। फिर वो हमें लेके निकले। जब वो हमें लेके निकले तो फिर हमने देखा चारों तरफ हरियाली थी, समझ लीजिए कि गागर में सागर समाया हुआ था एकदम। जितनी छोटी जगह थी उतनी ही प्यारी, उतनी ही सुंदर। छोटा सा मंदिर था, वहाँ के लोकल के, वहीं की जो उस कंपनी में जो भी काम करने वाले थे वो कॉलोनी उन्हीं लोगों की थी, बाहर का कोई बंदा उसमें नहीं रहता था। फिर खेल का मैदान था, आइसक्रीम पार्लर था, फिर छोटी सी सुपर मार्केट थी, स्विमिंग पूल था। मैं क्या क्या बताऊँ, स्कूल का इंतज़ाम था, 12वीं तक की शिक्षा वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ते थे। और सुपर मार्केट ऐसी थी जिसमें कपड़े से लेकर के रोज़मर्रा की हर एक वस्तु वहाँ मिल जाया करती थी। और तो और वहाँ पर सब्जियां भी वो देते थे, क्योंकि भुज जो है जहाँ से हफ्ते में 2 बार ही, एक तो बुधवार को और दूसरा संडे को, 2 दिन ही गाड़ी आती थी सब्जी लेकर के, और बाकी दिन वही सुपर मार्केट में आलू प्याज लेकर के लोग गुजारा करते थे। तो पूरे हफ्ते की सब्जी वो लोग खरीद लेते थे। और अगर किसी को बहुत ज़रूरी कुछ सामान लेना है, कुछ अलग से कुछ सामान लेना है, तो वो भुज की मार्केट करने जाते थे, वरना सब कुछ उनको वहीं मिल जाता था। फिर इसके बाद मंदिर में गए तो बहुत ही शांति मिली, वहाँ कीर्तन हो रहा था और हम लोग कुछ देर वहाँ बैठे। फिर इसके बाद आए पार्क में बैठे, वहाँ बच्चों ने आइसक्रीम खाई। इस तरह से हमें वहाँ पर घूमते घूमते ही 11 के आसपास हो गया। इसके बाद फिर हम घर आए तो ये तय हुआ कि भाई अब खाना खा कर सो जाते हैं। तो मेरी भतीजी की ननद बोली कि बुआ जी ऐसा करूँगी कि मैं भी आप लोगों को सुबह आप लोगों के साथ ही निकलूँगी, फिर हम भी घूम के आपके साथ, और हम मांडवी बीच वगैरह घूम लेंगे और ये देखेंगे वो देखेंगे, ऐसे करके अनेक जगहों का नाम लेने लगी। बोली फिर शाम को आप हमें छोड़ देना और फिर हम घर आ जाएंगे, आप वहाँ चले जाना। तो मैं ये सोच रही थी कि मना कैसे करूं, क्योंकि वापस इतनी दूर से इनको फिर वापस छोड़ने आने के में भी तो टाइम लगेगा, फिर हम इसी तरह यहीं यहाँ और वहाँ के चक्कर में ही फंसे रह जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं बेटा, मैं घूम नहीं पाऊँगी, हम अभी घूमने के उसमें आए ही नहीं हैं, फिर किसी दिन घूमेंगे, फिर दोबारा ये बच्चे टाइम लेके आएंगे, फिर हम घूमेंगे, अभी हमें जाने दो। और फिर आएंगे या तो आप हमारे यहाँ गांधी धाम आ जाना, फिर हम सब मिलके घूम लेंगे, या फिर बाद में कभी, अभी नहीं घूम पाएंगे। फिर इसके बाद उस बेचारी ने तो ये सोच के डर के मारे खाना भी नहीं बना पाई थी कि पता नहीं हम रात तक पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा समय तो 2 बजे तक ही था पहुंचने का और हमको तो रात को 7 बज चुके थे उनके यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो उस बेचारी ने घबराहट में अपना खाना भी नहीं बनाया था। फिर सब ने मिल के हमने यही तय किया कि जल्दी से जल्दी जीरा चावल और सब्जी और रोटी बना लेते हैं, अभी रात में थकान में और नींद इतनी गहरी आ रही थी कि यही थोड़ा थोड़ा खा के अपना अपना सो जाएंगे। तो मैंने भतीजी को बोला कि जाओ तुम रसोई में फटाफट इसकी मदद करो, और सब लोग मिलकर फटाफट काम करते हैं। तो ड्राइवर खुद ही उठ के चला गया रसोई में और बोला लाइए सब्जी मैं काट देता हूँ, और झट से वो बिना किसी को कुछ बोले ही आलू उठा लाया, चाकू लेके खुद ही काटने बैठ गया। फिर मैं प्याज व्याज छीलने लगी तो वो वही मेरे हाथ से ले लिया, नहीं 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 आप रहने दीजिए मैडम, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं एक अच्छा कुक हूँ। उसके व्यवहार को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये बाहरी आदमी है, वहाँ जाकर तो बिल्कुल हमारे घर के परिवार जैसा हो गया था वो। फिर फटाफट खाना बना, फिर सबने जल्दी जल्दी जो थोड़ा बहुत भी खाया, फिर हम लोग सो गए जल्दी जल्दी। अब वो खा के अपनी गाड़ी में क्या सोने जाएगा, वो वहीं सोफे पे लेट गया। जब सोफे पे लेट गया तो फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने फिर वहाँ फोल्डिंग बिछाई, बोला आप इस पर सोइए, तो फिर वो उस पर सोया। और इस तरह से सुबह हम निकले ये सोच करके
कि अब तो सीधा हम गांधी धाम ही जाएंगे। लेकिन वो क्या, गांधी धाम हमें क्या ले जाएगा, वो सीधा वहाँ से हमें लेके गया अम्बे धाम, गोधरा में। गोधरा एक छोटा सा शहर है, उसमें वहाँ लेके गया। वहाँ अम्बे धाम माता का मंदिर था और शंकर भगवान की एक मूर्ति थी बड़ी सी। और वहीं पर मैंने पहली बार पानी में कोरल पत्थर को तैरते हुए देखा, जिस पे लिखा था श्री राम। मतलब ये कह रहे थे कि ये राम जी ने जो सेतु बनाया था लंका लंका जाने के लिए, उसी सेतु में से ये पत्थर है, ऐसे वहाँ लिख के रखा हुआ था। तो सब लोग उसको देख रहे थे, खुश हो रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ वैष्णो माता के जैसे ही मतलब गुफा बनी हुई थी, हम लोगों ने वो सब देखा। और एक खासियत बहुत है वहाँ की, आप जिस भी मंदिर में जाएंगे आपको बिना प्रसाद ग्रहण करे, मतलब भोजन करे बिना नहीं आने देते हैं वो लोग। फिर हमने वहाँ भोजन किया, माता जी का प्रसाद ग्रहण किया भोजन के रूप में। उसके बाद फिर वो हमें ले करके मांडवी बीच पहुँच गया। हम लोग हैरान परेशान थे। मैं कहती भैया जल्दी से जल्दी घर ले चलो, हमें शॉपिंग करनी है, कल ये बच्चे चले जाएंगे। तो वो कह रहा था हाँ मैडम ठीक है, मैं घर पहुंचा दूंगा। ऐसे करके वो सीधा, अब हमें तो रास्ता मालूम नहीं, वो गोधरा के बाद बोला ये तो रास्ते में था ना, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। मैंने कहा कोई नहीं, रास्ते में था तो दिखा दिया, कोई नहीं। इसके बाद आगे ले गया, फिर वो एक जगह ले गया जो जहाँ पर पशु थे, वो बूढ़े थे, कमज़ोर थे, बीमार थे, जिनको लोग छोड़ देते हैं, वो सब पशु वहाँ थे। और वहाँ पर एक बैल का सींग रखा था दोस्तों, जो एक गोपाल बैल था, वो 2008 तक था शायद। तो उसके जो सींग थे वो 4 फुट 7 इंच के सींग थे। अपने सींगों की वजह से वो बहुत मशहूर था और गिनीज बुक में भी उसका नाम था दोस्तों। तो वो सींग रखा हुआ था वहाँ पर। और एक बैल था जिसमें मतलब 5 पैर थे, जो एक पैर जिसका गर्दन के पास से लटका हुआ था। तो वहाँ हम गए, हमको दिखाने ले गया वो। और फिर इसके बाद वहाँ पे उसने पर्ची कटवा दी और बोला कि पैसे दीजिए इनको, ये पशु को पालने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पर्ची लेके आया कि 1000-2000 दे दीजिए मैडम। तो मैंने सोचा कि मैं इतना पैसा लेके कहाँ चली हूँ, मैं तो एक दिन की यात्रा पे आई थी और थोड़े बहुत जो पैसे हैं मैं अगर यहाँ दे दूँगी 1000-2000 तो ये 4 बच्चों को लेके मैं फिर आगे की यात्रा कैसे करूँगी। तो अभी तो पूरी यात्रा बाकी है, घर तक तो पहुँची नहीं हूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं 2000 तक तो पे नहीं कर सकती हूँ अभी, फिर आऊँगी अगली बार पति के साथ आऊँगी तो मैं अपनी इच्छा से जितना चाहे कर सकूँगी दान। लेकिन फ़िलहाल मैंने 500 रुपये दिए और फिर बड़ी मुश्किल से फिर मैं वहाँ से हटी। उसके बाद मैंने उसको बोला ड्राइवर को, भैया प्लीज़ अब जल्दी गाड़ी चलाइए, घर ले चलिए। वो हमें घर क्या ले जाएगा, वो सीधा वहाँ से लेके गया राजा जी के महल। राजा जी के महल जो कच्छ का राजा थे, उनका विजय विलास नाम से महल है। उनका परिवार अभी भी है, कुछ विदेश में रहते हैं और कुछ कभी कभी वापस भी आते हैं, तो कुछ हिस्सा उनके लिए बचाया गया है। कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर हुई है, जैसे वो गाना है ना आमिर खान का, घूंघट की हम है राही प्यार के, घूंघट की आड़ से दिलवर का, ये गाना है ना, इसकी भी शूटिंग हुई है। और बहुत सी फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग हुई है जो उसने बताया था, उतना समय भूल गई। वहाँ उस महल में सब कुछ अभी भी वैसा ही पड़ा है जैसे वो राजा लोग शिकार करते थे। तो शेर की खाल में भूसा भर के अभी भी ऐसा लगता है कि वो शेर अभी सामने खड़ा है। तो इस तरह से महल बहुत सुंदर है, वो विजय विलास का महल कहलाता है। फिर वहीं से फिर हमने देखा सामने पहाड़ की चोटी पे उनका कुल देवी का मंदिर था, जो अभी जंगलों से गिर चुका था। फिर वहाँ से फिर हम वापस आए तो हमको लगा कि अब शायद ही हमें घर ले जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर वो सीधा वहाँ से लेकर के आ गया हमें मांडवी बीच, जो मांडवी समुद्र है, समुद्र का बीच है, वहाँ वो ले गया। अब हम कपड़े वपड़े तो लेके नहीं गए थे। और अब जब हम वहाँ बीच पे पहुँचे तब मुझे उन 2 ड्राइवरों की, जो बार बार हमें ये कहकर छोड़ रहे थे कि हम तो कपड़े लाए ही नहीं, अंडर गारमेंट्स लाए नहीं, तौलिया लाए नहीं, इस तरह कर रहे थे, तो उनकी वो बात मुझे वहाँ याद आई कि इसी कारण से वो लोग बार बार कह रहे थे कि हम ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, और इसीलिए हमें छोड़ गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर बीच ही पर ही आना था। तो ये चीज़ तो हम जानते नहीं थे, तो कम से कम हमको तो इन लोगों को बताना चाहिए था ना कि वहाँ बीच आएगा, ये सब ऐसे ये सब करके। तो ये सब कुछ नहीं बताया और अपनी मर्जी से वो हमसे बिना पूछे ही सब जगह यहाँ वहाँ। एक तरह से तो अच्छा भी था कि चलो हमें बिना मतलब हम बिना जानकारी के हम देख पा रहे थे हर चीज़ को, वहाँ के दर्शनीय चीज़ों को। लेकिन हमको चिंता ये सता रही थी कि हमको शॉपिंग करना था, क्योंकि बच्चों को दूसरे दिन ही ट्रेन थी, तो ये चिंता सता रही थी। लेकिन वो अपने आप ही हमसे बिना कुछ पूछे अपने मनमाने, मैंने बताया ना कि वो अपना ही मनमानी करता था। फिर वहाँ पर हम रुके शाम तक, हम तो नहा तो पाए नहीं, बस
मेरे बच्चे तो नहा लिए, जिस कपड़े में थे उसी में नहा लिए, क्योंकि मैंने उनके 1-2 जोड़ी कपड़े रखे थे कि छोटे बच्चे हैं तो कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं उल्टी-उल्टी कर दे रास्ते में। तो ये सोच के मैंने 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे उनके, तो बच्चे तो नहा लिए। बाकी हम सब ने ऐसे ही पैरों तक डुबकी लगाई और फिर इसी तरह से फिर वहाँ पर हमने थोड़ी देर बीच बीच की मतलब आनंद लिया, बीच का समुद्र का आनंद लिया। उसके बाद फिर आनंद तो ले रही थी, लेकिन वो आनंद मेरे लिए फीका था, मेरे बच्चों के लिए फीका ही था, क्योंकि हमको दूसरी चिंता सता रही थी, घर कब पहुँचेंगे, कल के निकले हुए शॉपिंग कब करेंगे, ये सब चिंता सता रही थी। और किसी भी चीज़ का आनंद तभी ले सकते हैं ना दोस्तों हम, जब मतलब हमारा मन अंदर से शांत हो, खुश हो, हम लोग कोई टेंशन ना हो, कोई फिक्र ना हो, तभी हम किसी चीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो वो आनंद एक तरह से हमारे लिए अधूरा ही था। फिर उसने वहाँ से गाड़ी निकाली, तब तक सूरज ढल चुका था। तो मैंने बोला भैया आप जल्दी प्लीज़, अब तो शाम हो गई, तो जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हम तो शॉपिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं तो दिल्ली वालों के लिए कुछ भेज भी नहीं पाऊँगी। तो वो बोल रहा था कि अरे मैडम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे बोलते बोलते वो फिर रास्ते में एक मंदिर पड़ा, वो स्वामी नारायण का मंदिर, वो जैन मंदिर है, वो भुज के रास्ते में ही पड़ता है। तो वो पड़ा, तो फिर वो वहाँ लेके चला गया। फिर वहाँ हमने दर्शन किए उस मंदिर में दोस्तों। वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप धूप अगरबत्ती कुछ नहीं जला सकते। वहाँ पर आप दर्शन कीजिए, मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही आनंद मिलता है। अगर हम लोग खुशी खुशी मन से गए होते और सिर्फ वही सब देखने के लिए गए होते, तो हमें सचमुच बहुत आनंद आता और अंदर से शांति मिलती है ना। लेकिन वही मैंने बताया ना कि हम अंदर से डरे हुए थे, इसलिए आनंद कम और घबराहट ज़्यादा थी। तो फिर वहाँ से निकले हम लोग, लेकिन जब मंदिर में गए थे तो ईश्वर की दया से सब आनंद और वो आनंद ही आनंद बच गया था और घबराहट सारी निकल गई थी। ऐसा लगा कि ईश्वर जब हम हमारे मर्ज़ी के बिना ही हमको दर्शन दे रहे हैं और सब चीज़ें घुमा रहे हैं, तो शायद उनकी ही मर्ज़ी होगी। तो इसीलिए फिर हमने चिंता छोड़ी और फिर हम आनंद से हमने सोचा कि अब तो घर ही पहुंचने वाले हैं। तो आनंद के साथ खुशी होते मनाते रहे और खुश होते रहे। इसके बाद फिर आगे आए, तब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ चुका था कि अरे 8 बज चुके, तुम लोग कहाँ हो। तो मैंने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर मुझे तो रास्ता नहीं पता था, तो मैंने ड्राइवर को बोला भैया लो और बात कर लो मेरे हस्बैंड से। तो वो बोला कि सर बस 10 मिनट में, बस सर 10 मिनट में आपके घर पे होता हूँ, ऐसे बोला। इसके बाद मुझे हमको भी लगा कि 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसने बाईं तरफ गाड़ी मोड़ ली, तो हमने सोचा कि शायद इधर रोड होगा, लेकिन फिर वहाँ ले गया। फिर वहाँ एक मंदिर था, अब उस मंदिर का नाम तो दोस्तों मुझे याद नहीं है। तो उस रोड पे ले गया वो, और फिर वहाँ एक मंदिर था, फिर वहाँ आरती हो रही थी, तो फिर हमने वहाँ आरती ली। उसके बाद फिर हमने दर्शन करके फिर हम निकले। मैंने कहा भैया अब हो गया ना सब। तो बोला नहीं नहीं अभी एक मंदिर और है, जो भी रास्ते मिलते जाएगा मैं दिखाते जाऊँगा। मैंने कहा भैया प्लीज़ प्लीज़, फिर किसी और बार हम आपको हायर कर लेंगे, तब आप हमें सब कुछ दिखा देना, जितनी भी चीज़ें हैं। तब दिन भी होगा तो हम सब कुछ आराम से देखेंगे, और ये बच्चे भी ज़्यादा दिन की छुट्टी लेके आएंगे, तब जितना कुछ आप चाहे उतना कुछ घुमा देना, पर प्लीज़ अभी हमें ले चलिए। फिर तब तक फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, अरे आप अब 10 मिनट तो तुम्हारे कब के हो चुके, 1 घंटा बीत गया। तो फिर तब तक 9 भी बज चुके थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि बस हम अब आने ही वाले हैं, हम पहुंच चुके हैं, गांधी धाम तक आ चुके हैं। तो फिर बोले अच्छा ठीक है तो आओ घर। तो इसके बाद वो हमें घर के रास्ते में ना ले जा करके वो सीधा गांधी धाम के बाज़ार की तरफ मुड़ गया। तो फिर इसके बाद बच्चों से बोला, मैंने बोला भैया मेरा घर उधर से नहीं, इधर से चलिए, इधर से आएगा भवानी नगर। तो बोलता हाँ मैडम मैं जानता हूँ किधर से आएगा, आप बैठो ना, मैं अभी पहुँचाता हूँ आपको। फिर बच्चों से कहते हैं बच्चों तुम यहाँ आए, यहाँ पे आप तुमने दाबेली खाया। तो बोला यहाँ का दाबेली फ़ेमस है। तो वैसे तो दाबेली बॉम्बे की है, लेकिन फिर भी गुजरात वाले भी उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं। तो बोला दाबेली खा के देखो यहाँ का, यहाँ पे बॉम्बे नाम से एक बॉम्बे के नाम से एक दुकान खुली है, और क्या कहते हैं, तो आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जब हम दुकान पे पहुँचे तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने कहा भैया प्लीज़ अब घर चलो, मैं कल खिला दूँगी बच्चों को जो भी खिलाना होगा, अभी हमें घर पहुँचाओ। फिर बड़ी मुश्किल से फिर वो और आगे लेके जाना चाहता था कि नहीं ये दुकान खुली नहीं तो वो वाली खुली होगी। तो मैंने और मेरे बच्चे भी सब चिल्लाए कि नहीं अंकल प्लीज़ प्लीज़ अंकल हम घर ले चलो, हम बहुत थक गए। फिर पता नहीं कैसे उसका मन हुआ, फिर उसने हमें आखिर में घर जाके उतारा। फिर हम उतर गए, घर पहुँचे। फिर हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आपका शुक्रिया कि हम जैसे भी ड्राइवर था इससे तूने अब पीछा छुड़ाया। तो इस तरह से फिर हम घर पहुँचे, और इस तरह से दोस्तों हमारी सांगी यात्रा पूरी हुई। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप भी आनंद लेंगे इस कहानी का। तो अब अभी के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सभी लोग मेरी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि ड्राइवर का व्यवहार हमारे प्रति कैसा था और आप किस जगह से सुन रहे हैं, साथ में ये भी लिखना। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।